जी जनाब, हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो है ना ये के ए कर लिया था कल हमने कॉलेज में, और के बी तक हमने कर लिया था। और अब हमने टाइट्रेशन हमने प्रैक्टिकल में करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस हमने कर लिया है। बफर सोल्यूशन हमने कर लिया। बफर सोल्यूशन को हम ज़रा सा जो है ना वो देखते हैं अभी ज़रा। जी अच्छा जी है, अब तो है हम ये देखें, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन हमने देखने। एक बफर solution can be made in two ways by mixing a weak acid and salt of it with a strong base। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, उससे बफर आपने बनाना है तो उसके साथ सोडियम एसिटेट लेना होगा। असल में अगर आप वीक एसिड से बफर बना रहे हैं ना, तो जो आपने सॉल्ट लेना होगा, सॉल्ट में कैटाइन और एनाइन होते हैं। तो जो सॉल्ट का जो एनाइन होगा ना, वो वही होगा जो कि एसिड का एनाइन है। अब एसिटिक एसिड का एस एनाइन जो है ना वो एसीटेट है। तो सॉल्ट के अंदर एसीटेट का कॉमन आइन होना जरूरी होता है। अब जो कैटाइन होगा ना, वो कैटाइन हमेशा बेस से आता है। तो कैटाइन जो है ना वो आना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैटाइन सोडियम होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें मिलकर बफर बनाएंगी, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट, जिसके अंदर एनाइन वही होगा जो वीक एसिड का है, और साथ में जो कैटाइन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। और दूसरा क्या है, अच्छी बात सुन, इसका ना हॉटस्पॉट ऑन करो, ये ना सही नहीं आ रहा। हो जाए तो मुझे बताना। कर दिया। जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं ना अभी अब्दुल रहमान, बताना मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना, हमने ये पढ़ना शुरू किया था कि एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड से। और अगर आपको बेसिक बफर बनाना हो ना, तो वो वीक बेस से बनेगा। और वीक बेस से कैसे बनेगा कि आपको कोई भी वीक बेस लेना होगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अब उसके साथ आपको जो सॉल्ट लेना पड़ेगा, उसमें बेस वाला आइन यानी बेस का कैटाइन होना जरूरी है। ये कॉमन आइन होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना रहे ना अगर आप बफर, तो उसके अंदर अमोनियम का कैटाइन होना जरूरी है। अब जो एनाइन होगा वो कहाँ से आएगा? एनाइन आता है एसिड से। तो वो एनाइन जो है ना वो लाजमी तौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड से आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास ये बफर बनता है। और हर बफर की पीएच होती है, और अगर एसिडिक बफर है तो उसका पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन पुट कर देते हैं। हर जो एसिड होता है उसका के ए की वैल्यू भी होती है और पी के ए की वैल्यू भी होती है। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास पीएच आ जाती है। और अगर आप बफर बना रहे हैं बेस से,
तो उसकी पीओएच होगी, और उस पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीओएच इज इक्वल टू पीके बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। इस तरीके से जो है ना हम जो है ना वो कर रहे होते हैं। अब देखें ये एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल को करने से बेहतर अगर हम ये कर लें, हाँ हम ये कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट असेसमेंट 9.4। आप लोग भी बुक और कॉपी वगैरह संभाल लें, और जो है ना फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है ना, अब आप लोग ऐसा करें कि अपनी कॉपी कॉपी और जो कैलकुलेटर वगैरह लिए हैं, हम इसको जो है ना एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट 9.4 कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है ऐसा करते हैं कि अब देखें हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द पीएच। तो हमें पीएच जो है ना, पीएच हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। और पीएच हमको कैलकुलेट करनी है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमें दिया हुआ क्या है कि ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इन विच 0.11 मोलर सोडियम एसीटेट दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है CH3COONA दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है जनाब कितना, 0.11 मोलर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है एसिटिक दिया हुआ है, 0.09 मोलर एसिटिक एसिड दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है CH3 3C OOH दिया हुआ है 0.09 मोलर। ठीक है, ये 0.09 मोलर है, 0.09 मोलर है। मोलरिटी का आप खुद ही नोट कर लीजिएगा, ये 0.01 मोलर है। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख नहीं रहा हूँ मोलर, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, के ए डी वी एसिटिक एसिड की 1.8 एक्सपोनेंट -5। मुझे जरा कैलकुलेटर देना। के ए हमको एसिड की दी हुई है 1.8 1.8 एक्सपोनेंट -5। यहाँ पे चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1.8 एक्सपोनेंट
-5, ये एक्सपोनेंट -5 लिखा है। ठीक है, ये एक वैल्यू दी हुई, कैलकुलेटर दे दो। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ये है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस 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 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड। पी के ए प्लस लॉग ऑफ concentration of salt upon the concentration of acid। ये जो है ना, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अब देखें हम क्या करेंगे, पीएच हमें मालूम करनी है, पी के ए का क्या मतलब होगा। अब आप लोग जो है ना, ये हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। पी एच इज इक्वल टू, पी के ए का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ के ए। और के ए की वैल्यू क्या है, के ए की वैल्यू है 1.8 एक्सपोनेंट -5। 1.8 एक्सपोनेंट -5। ये हो गए माइनस लॉग के ए। अब इसके बाद क्या है, प्लस लॉग। अब जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ना, सॉल्ट है हमारे पास CH3COO सॉल्ट है। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.11 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 0.09। 0.09। अब आपने करना है किस तरीके से कैलकुलेट कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। आपने क्या लिखना है कैलकुलेटर पे, माइनस लॉग ये वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद प्लस लॉग के बाद ब्रैकेट डाल के ये दोनों नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, मैं भी जरा कैलकुलेट करता हूँ अपने पास किसका आंसर क्या आ रहा है। आप देखें, आप लोग गौर कर ले, मेरे पास तो 4.83 आंसर आ गया है। इस तरह से ही करते हैं। अब मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों का आंसर सही आया कि नहीं। जरा फहीम आंसर तो बताना, तुम्हारा आंसर सही आया कि नहीं, कैलकुलेट किया अभी। नहीं सर, मैंने नहीं किया कैलकुलेट। अच्छा, चलो जरा हैंड तो रेस करो जिस किसने कैलकुलेट किया है। सर 4.83 आया है। चलो ठीक है, ठीक है। ये जो भी एंटर हो रहा है ना जियो के नाम से, उसको कहना कि अपने नाम से एंटर होना होता है। और मैं रिमूव कर ठीक है। दूंगा तो ये एंटर नहीं हो पाएगा, तो बराए मेहरबानी आप लोग सब हमेशा अपने नाम से एंटर हो, वरना हम एंटर नहीं करेंगे आपको। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। बेसिकली व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन व्हिच चेंजेस द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन।
ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके नतीजे में सोल्यूशन की पीएच चेंज हो जाए वो हाइड्रोलिसिस होती है। ये किसका है? अच्छा, अब देखो कि अगर आपने कोई सोल्यूशन किया, कोई रिएक्शन किया, उसके नतीजे में वाटर जो पीएच है ना वो चेंज होके या एसिडिक मीडियम में चली गई या बेसिक मीडियम में चली गई, तो हम कहेंगे कि ये हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग बाय वाटर। If water is breaking something, and as a result of that breaking, the pH of water is changing from 7 to something, यानी 7 से जो pH की वाटर चेंज हो जाए, वाटर की pH जो है ना 7 से चेंज हो जाए, या तो एसिडिक रेंज में चली जाए या बेसिक रेंज में चली जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गई, ये एसिड हाइड्रोलिसिस हो गई है। अब मिसाल के तौर पर, अच्छा अब देखें कि, अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं हाइड्रोलिसिस के ऊपर। अब जी है, अब हाइड्रोलिसिस के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो जो रेड कौन करता है? एसिड रेड करता है। इसका मतलब ये अमोनियम क्लोराइड जो है ना, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अब ये ना मैं अभी आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नीचे जो लिखा हुआ है। इसके बाद देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट टर्न्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ब्लू कौन करता है? बेस ब्लू करता है। ऐसे याद कर लें कि बेस ब्लू करता है और एसिड रेड करता है। बेस ब्लू करता है और एसिड रेड करता है। बेस ब्लू करेगा किसको? रेड लिटमस को ही ब्लू करेगा ना, ब्लू को तो ब्लू नहीं करेगा। और इसी तरह एसिड रेड करता है, किसको करेगा? ब्लू को रेड करेगा। दो ही हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू और या रेड। तो बेस ब्लू करता है और एसिड रेड करता है। अब ये कह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो है ना, वो उसका लिटमस पेपर पे कोई कोई असर नहीं होता। देखिए, ये जो तीन लाइन है ना, ये आपका पूरा क्वेश्चन बन के आ सकती है कि ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन कर। ठीक है, समझो कि पेज नंबर 202 के ऊपर ये जो तीन लाइन है, इनके आगे वाई लगा दो, एक क्वेश्चन बन गया। अब देखो कि, अब हम जरा देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या बताया हुआ है। देखो, इन्होंने सबसे पहले ये बताया हुआ है कि, सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि
हाँ, अब सबसे पहले जो है ना, इन्होंने ये बताया कि अगर आप कोई कैटाइन हो और कैटाइन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा। तो ये इन्होंने M+ का कैटाइन लिया, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है। तो चूंकि ये कैटाइन है ना, तो ये वाटर को OH नेगेटिव ले लेगा और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि मेटल ने वाटर के साथ एक ऐसा रिएक्शन किया कि जिसके नतीजे में पीएच चेंज हो गई, यानी हाइड्रोलिसिस हो गई। पीएच किस वजह से चेंज होती है? पीएच दो वजह से चेंज होती है। अगर आप वाटर के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाए या कहीं OH नेगेटिव आना शुरू हो जाए, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, पीएच चेंज हो जाती है। अब इस केस में एक कैटाइन ने जब वाटर से रिएक्ट किया तो उसके नतीजे में H पॉजिटिव रिलीज हुआ, तो यानी पीएच चेंज हो जाएगी। आगे उन्होंने एक रिएक्शन दिखाया जिसमें एक एनाइन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और इस एनाइन के वाटर से रिएक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, और OH नेगेटिव रिलीज होगा तो क्या होगा, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अब हमने जो है ना, अब ये जो सेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसके अंदर अगर आप गौर करें ना, तो एसीटेट आइन है जो कि वीक एसिड से आया है। अब एक रूल ये है कि जो वीक होता है उसके अंदर स्ट्रांग होता है, और जो स्ट्रांग होता है उसके अंदर वीक होता है। अब ये क्या जुमला है? इसका मतलब ये है कि अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। चाहो तो ये उर्दू में ही लिख लो, मैं एम्फेसाइज करके आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ। अगर एसिड स्ट्रांग होगा, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा। तो इसी के चार जुमले बन सकते हैं। अब हम अगर आ जाए बेस के ऊपर, तो बेस स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, और बेस वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। तो आप एक सेंटेंस से चार जुमले बना सकते हैं। एसिड, अब सबसे पहले हम कौन सा केस देख रहे हैं कि एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रांग है। अब कैसे पता चला? देखो, ये एसिटिक, ये जो एसिटेट है ना, ये बेसिकली एसिटिक एसिड से आया है। तो चूंकि एसिड से आया तो ये बेसिकली कॉन्जुगेट बेस है। इसको मैं क्या कहूंगा? ये कॉन्जुगेट बेस है। और किसका कॉन्जुगेट बेस है? एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। अब कैसे पता चला ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है? इसको वाटर से रिएक्ट करा दें, वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा और OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। अब जो चीजें बनी है ना, तो एक बना है वीक एसिड और दूसरा क्या बना है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव फ्री हुआ है तो पूरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ठीक है। अभी ना मैं ये जो अब मैं बोलने वाला हूँ ना, अभी जो मैंने बोल दिया है ना, ये मैं जरा आप लोगों की माइक खोलूँ ताकि मैं पूछूं आप लोगों से, ये जो सेंटेंस अभी मैंने बोले हैं आप लोगों के समझ में भी आए कि नहीं। अब आप लोगों में से जो है ना बोलना चाहे वो बोल सकता है अपने माइक ऑन करके। मैंने ये बोला है कि अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। एक ये रूल याद करना। सर अगर एसिड स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा, और अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होगा, और अगर बेस स्ट्रांग होगी तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड वीक होगा, और हाँ अगर बेस वीक होगी तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रांग होगा। हाँ। अब जो मैं बात बताऊं ना, वो आप ना इसके बुक के ऊपर लिखते चले जाओ, पेंसिल से लिख लेना, और वो आपको जो ये रिएक्शन समझने में आसानी करेगी। तो आप ये जो है ना, आप इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जैसे आप क्या लिखोगे, ये जो रिएक्शन है इसके ऊपर आपने लिखना है, पेंसिल से लिखना आप लोगों ने, नहीं तो लिखना आसान है। एसिटेट के आगे आप क्या लिखेंगे? आप लिखोगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ, ये कॉन्जुगेट बेस है ऑफ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। क्या मतलब? वो एक मैंने क्या लिखा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि वाटर के साथ रिएक्ट करके इसका H पॉजिटिव ले लिया और OH नेगेटिव बाहर आ गया।
अब जब ये बाहर आया है तो हमारे पास चीजें क्या बनी है, हमारे पास एसिटिक एसिड बना है कि जो कौन क्या है, ये एक वीक एसिड बन गया, वीक एसिड बना, हमें एसिड मिला वीक, और OH नेगेटिव रिलीज कर गया। जब OH नेगेटिव रिलीज किया तो क्या होगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और सोल्यूशन के बेसिक होने का क्या मतलब है कि वाटर की पीएच चेंज हो गई, तो ये हाइड्रोलिसिस हो गई। ये इसी तरीके से लिख लो जैसे मैंने लिखा है। फिर मैं थोड़ी सी एक दो दो चार सांसें ले रहा हूँ जी, आप इतनी इसी देर में, इतनी देर में आप लोग लिख लो। अब इसके बाद हम आ जाएं इधर, ये वाला जो रिएक्शन है ना, तो इसके अंदर साइनाइड आइन है। साइनाइड आइन बेसिकली HCN से आया है, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से आया है। हाइड्रोजन साइनाइड भी एक वीक एसिड है, तो साइनाइड आइन क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। अब ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड क्या कर रहा है, H पॉजिटिव से रिएक्ट करके HCN बना रहा है और OH नेगेटिव बना रहा है। अब जो HCN है वो वीक एसिड है, HCN है वो क्या है, वीक एसिड है। तो जो वीक होता है वो डोमिनेट थोड़ी करता है, तो पूरे सोल्यूशन में कौन डोमिनेट करेगा, OH नेगेटिव, इसलिए कि वो फ्री है, और वीक एसिड सप्रेस हो जाएगी इसकी एक्टिविटी, तो हमारा पूरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगेन रूल क्या आया, रूल ये आया कि जो कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड का होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड का होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसकी वजह से पूरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ठीक है, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन यू कैन रेज हैंड। अब देखो, ये हमारे पास HCO3 नेगेटिव है, ये HCO3 जो नेगेटिव है ना, ये कार्बोनिक एसिड से आया है। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, और वो न्यूट्रल होता है, तो कार्बोनिक एसिड में से एक H पॉजिटिव निकल जाए तो वो ये HCO3 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अब HCO3 नेगेटिव बेसिकली क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड है, ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड है। और ये जो बाइकार्बोनेट है, ये जो है ना, ये क्या करेगा, वाटर के साथ लेके उसका H पॉजिटिव ले लेगा और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और OH नेगेटिव बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड कार्बन का एसिड है, कार्बन के सारे एसिड वीक होते हैं, तो वो डोमिनेट नहीं कर पाते, तो ये OH नेगेटिव डोमिनेट करेगा और जो OH नेगेटिव डोमिनेट करेगा पूरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो ये अभी तक हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि जो कि बता रही हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। अब देखें, अच्छा अब देखें इसके बाद जो है ना, अब ये इसके बाद देखें एनाइंस लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, ये क्या है। अब हमारे जो नाइट्रेट एनाइन होगा, नाइट्रेट का एनाइन होगा, ये एक ही सेंटेंस है लेकिन आपके लिए इसका समझना बड़ा जरूरी है भी आसान, इतना मुश्किल नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये कह ये रहे हैं कि नाइट्रेट जो है ना, ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है, HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से आया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने की वजह से ये नाइट्रेट एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह सल्फेट SO4-2, ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। अब चूंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, तो तो क्या होगा कि ये खुद क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेट बेस जो होगा ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। तो आप किसी को भी देख लें, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है तो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। क्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्लोराइड आइन वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक, अब हम कहना ही चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास एनाइन है ना, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है,
और ये इतने वीक कॉन्जुगेट बेस है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते और हाइड्रोलिसिस नहीं करते। ठीक है, अब हमने आना है कि ये तो हमने रिएक्शन पढ़े कैटाइन के। इसमें हमने देखा कि अगर कैटाइन जो है ना वीक कॉन्जुगेट बेस का होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। अब हम आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं कि कैटाइन की तरफ आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने क्या कहा कि जो कैटाइन है ना उनके बारे में बता रहे हैं कि अब ये देखो कॉपर का जो कैटाइन है, ये जो कैटाइन है ना, अच्छा अब देखें कॉपर ने क्या किया, कॉपर कैटाइन है तो वो OH वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर का OH नेगेटिव लेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस तो 1A के हाइड्रोक्साइड होते हैं या ग्रुप 2A के हाइड्रोक्साइड है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। तो कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने वाटर का OH नेगेटिव ले लिया, जैसे कि कॉपर पॉजिटिव था। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ना बेस है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो H पॉजिटिव रिलीज हुआ तो ये पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अब ये कॉपर जो है ना डाई हाइड्रोक्साइड, वो क्या है कि ये इतना स्टेबल नहीं है। इसकी वजह क्या है, तो कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड बना वो बना है, किससे बना है जो कॉपर का हाइड्रोक्साइड, जब कॉपर के आयन ने वाटर से रिएक्ट कर लिया तो हमारे पास क्या बना है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना, H पॉजिटिव बना। अब इस केस के अंदर जो H पॉजिटिव है ना वो रिलीज हुआ है और कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो डोमिनेट कौन करेगा, वो करेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। और बहुत जो है ना H पॉजिटिव के फ्री होने की वजह से क्या होगा कि ये डोमिनेट करेगा, पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो एक रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो ये रहा है कि अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट कर जाए तो अमोनियम आयन पॉजिटिव होता है। अगर वो वाटर के से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा है, बनाएगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और H पॉजिटिव बनाएगा, तो H पॉजिटिव रिलीज हो गया तो पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है वो उसकी तो आपको पता है कि जो हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना, मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है ना, ट्रांजिशन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस रिएक्शन के नतीजे में कौन बना है, इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बना कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल का ट्रांजिशन मेटल का हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, जबकि H पॉजिटिव जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, और इन्होंने बताया अमोनियम का वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो अमोनिया क्या करेगी, अमोनियम को वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो फिर क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल का हाइड्रोक्साइड बना जो कि इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है, अब देखो अमोनियम आयन का क्या हुआ कि अमोनियम आयन को वाटर से रिएक्ट करना था तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H पॉजिटिव बना। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस है और H पॉजिटिव भी जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, अब ये जो सेंटेंस कह रहे हैं कि कैटायंस लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम आर सो वीक कॉन्जुगेट एसिड दैट दे डू नॉट हाइड्रोलाइज वाटर। अब वही बात है कि ये जो कैटाइन है ना ये बेसिकली कहाँ से आए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से आए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पर भी ये क्या है, चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से निकला है
इससे क्या होगा, ये अच्छा खासा एसिडिक इन नेचर होगा, ताकि पुराना वो जो है ना वो, ठीक है। चलें आगे। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, दीज रिएक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। द केमिकल रिएक्शन ऑफ मिल्क एंड सोप एंड वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ये जो हाइड्रोलिसिस है, द इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रेशन। अच्छा जी, अब देखिए इसके बाद क्या है। आ, अभी कह रहे हैं कि सॉल्ट्स कितनी तरह के होते हैं। अब यहाँ से क्या आ रहे हैं, सॉल्ट्स की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, अब जो है ना, हमने इसकी एग्जांपल्स देखनी है। अच्छा जी, अब देखो कि अब हम आ रहे हैं मॉलिक्यूल की तरफ। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में अगर आप देखो, सोडियम आए स्ट्रॉन्ग बेस से, क्लोराइड आए स्ट्रॉन्ग एसिड से। जब दोनों रेडिकल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा रिएक्शन, वो दोनों के दोनों समझो कि इक्वलाइज या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसी तरह देखो, अ, अब ये सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सोडियम सल्फेट में सोडियम कहाँ से आया है, बेस से आया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, जबकि सल्फेट एसिडिक रेडिकल से आया हुआ है। तो अब ये जो सोडियम सल्फेट है ना, ये क्या है कि ये इनका कोई ऐसा रिएक्शन अभी नहीं दिया हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट का भी यही है कि पोटेशियम आता है स्ट्रॉन्ग बेस से और नाइट्रेट बन मानता है स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो इस वक्त तो क्या है कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा जी, आज जो है ना, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर सोडियम सल्फेट तक हम आ गए थे। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर देखो ना, पोटेशियम नाइट्रेट में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये नाइट्रिक एसिड से आया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दो एक जो है ना, अब क्या हुआ कि अ, ये दोनों जो है ना, पोटेशियम भी नाइट्रेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिकल्स होते हैं ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, इससे वो कैटाइन है, और नाइट्रेट वीक, नाइट्रेट 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 कहाँ से आया है, ये नाइट्रिक एसिड से आया है, वीक एसिड से आया है। तो अब ये दोनों मिलके जो है ना, ये क्या बनते हैं कि सोल्यूशन बनते हैं, जो कि हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। अब इसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें, अच्छा फिर अभी इधर ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर बकिया कल करेंगे।